हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, यहाँ हमारा चल रहा है चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर्स दे चुका हूँ, जिसमें आपको वर्क की डिटेलिंग, एनर्जी की डिटेलिंग, पावर क्या होती है उसकी डिटेलिंग और कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। आज हम नए पार्ट पे चल रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था हमारा कि व्हाट इज़ एनर्जी, उसमें मैंने बताया था एनर्जी आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो वो वेरियस टाइप्स की एनर्जी क्या है, हम उस लेक्चर पे चल रहे हैं। बच्चों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। आज का लेक्चर की ओर चल रहे हैं जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों, एनर्जी क्या होती है पहले मुझे ये बता दीजिए। एनर्जी क्या होती है? जी हाँ, आप पढ़ के आ रहे थे कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी बॉडी वर्क सिर्फ कब कर सकती है? तब ही कर सकती है जब उसमें एनर्जी हो। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क कर सकती है। जैसे हम ये बोलते हैं कि कोई भी बॉडी वर्क तभी करेगी जब उसमें एनर्जी होगी, तो उसे एनर्जी देंगे तो वो वर्क करेगी। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर किसी बॉडी पे वर्क करेंगे तो उस बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, जो जना उस पे वर्क कर रहा है उसकी तो एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन जिस बॉडी पे वर्क किया जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जानी है। कैसे बढ़ जानी है वही इस चैप्टर में हमें, इस लेक्चर में हमें पता चलेगा, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हम लोग समझने वाले हैं। तो बेटा, सबसे पहले बात आई कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। बच्चे, लिखा हुआ है द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी बॉडी चल रही है या उसकी वो अपनी किस स्टेट में है, किस स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, किस स्टेट ऑफ मोशन में है, तब उसमें जो एनर्जी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन के हिसाब से, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, जो 2 तरीके की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। बोले सर समझ में नहीं आया। ठीक है प्यारे, समझ में तो नहीं आया होगा क्योंकि अभी मैंने समझाया ही नहीं। समझिए, पहले पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पहले वो समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है वो समझाएंगे। तो एक बार फिर से, किसी भी बॉडी में एनर्जी कब होती है, हम कब कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी है? जी हाँ, अगर वो वर्क करने के लायक है, कुछ भी वो वर्क कर सकती है, तो हम कहेंगे उसमें एनर्जी है। जैसे बेटा, ये एक इस तरीके से पत्थर है, इस पत्थर को मैं फेंक दूं तो ये हवा में उड़ रहा है, चल रहा है, हवा में चल रहा है, चल रहा है। मैंने इस तरीके से ऐसे फेंक दिया पत्थर, अरे डरो मत, इस तरीके से पत्थर मैंने फेंक दिया, तो क्या ये हवा में चलता हुआ पत्थर कुछ वर्क कर सकता है? जी हाँ, अगर आपकी स्क्रीन पे पड़े तो ये पत्थर आपकी स्क्रीन को तोड़ सकता है, किसी के सर को तोड़ सकता है, या कुछ भी आगे काम कर सकता है। इसमें काम करने की एबिलिटी है चलते हुए बॉडी में। अगर ये पत्थर रखा रहता, यहाँ रखा रहता ज़मीन पर, तो क्या ये आपकी स्क्रीन फोड़ सकता था? नहीं। बोले अरे सर स्क्रीन की क्यों बात कर रहे हो, बार बार फोड़ने की, एक ही फ़ोन है। जस्ट किडिंग प्यारे, कि क्या कोई रखा हुआ पत्थर किसी शीशे को फोड़ सकता है? नहीं फोड़ सकता। चलता हुआ पत्थर फोड़ सकता है, यानी चलते हुए पत्थर में वर्क करने की एबिलिटी है। चलता हुआ पत्थर किसी चीज़ को तोड़ सकता है, वर्क कर सकता है, यानी चलते हुए पत्थर में एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? उसी एनर्जी को नाम दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। नाम से ही पता लग रहा है काइनेटिक। अगर काइनेटिक का जनरल मीनिंग, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, काइनेटिक का जनरल मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में ढूंढें तो काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग, मूविंग। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मूव कर रही है तब उसमें जो एनर्जी है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है काइनेटिक एनर्जी। इसकी डिटेलिंग अभी हम आगे लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अभी शॉर्ट में ही बताया मैंने। बात आई पोटेंशियल एनर्जी को भी शॉर्ट में बता दें कि क्या होती है। जैसे बताओ, ये पत्थर है, इस तरीके से ये रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे मैंने पकड़ रखा है पत्थर 10 किलो का। ठीक है, तो क्या ये कोई वर्क कर सकता है? कर सकता है। अगर इसे छोड़ दूँ मैं, क्या कोई वर्क कर सकता है?
क्या कोई वर्क कर सकता है? हाँ कर सकता है। नीचे रखी हुई किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, किसी का सर फोड़ सकता है, खून निकाल सकता है, शीशे को तोड़ सकता है, कोई एक नीचे बटन है उसको ऑन करके बम फोड़ सकता है, कोई भी डिफरेंट जो भी आप चीज़ सोचो कुछ भी ये पत्थर कर सकता है। हाँ वर्क कर सकता है, इसमें वर्क करने की एबिलिटी कैपेबिलिटी है। और अगर ये वर्क कर सकता है, वर्क करने के लायक है, इसका मतलब इसमें एनर्जी भी है। क्यों है एनर्जी? क्योंकि ये यहाँ रखा हुआ है, रखा हुआ तो है, रुका हुआ तो है, तो इसमें काइनेटिक तो नहीं है ऑब्वियसली। वो एनर्जी जो किसी चलती हुई बॉडी में होती है उसे हम काइनेटिक कहते हैं। तभी डेफिनेशन है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक। ये रखा हुआ है, मोशन में तो नहीं है, तो इसकी एनर्जी मोशन की वजह से तो नहीं है, लेकिन रुका हुआ है, हाइट पे है किसी, रुका हुआ है, तो भी इसमें क्या एनर्जी है कोई? जी हाँ है। ये अगर गिरे तो किसी चीज़ को फोड़ सकता है। तो रुकी हुई चीज़ में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे यहाँ स्टेट ऑफ मोशन था, यहाँ लिखा है स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन क्या बच्चे ये पत्थर जमीन पे रखा होगा तो जमीन पे रखे रखे क्या किसी का सिर फोड़ सकता है, शीशा फोड़ सकता है? नहीं। हाइट पे रखा होगा तभी गिरने पे किसी को मार सकता है ये। इसका मतलब कोई भी बॉडी रुकी हुई है, सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं। रखी हुई बॉडी की कोई एक पोजीशन भी होनी चाहिए कि आप सोचो इसकी पोजीशन ज़मीन पे होगी तो इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, लेकिन इसकी पोजीशन अगर हाइट पे होगी तब ही इसमें एनर्जी होगी। इसी वजह से यहाँ पे वर्ड लिखा है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। कहाँ रखा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, या साइज या शेप। जैसे एक तीर कमान ले लें, तीर कमान है, रबर बैंड ले लें, गुलेल ले लें, इस तरीके से रबर बैंड यहाँ 2 उंगलियों में लगाई और आपने ऐसे खींचा, उसमें छोटा सा पेपर लगा के ऐसे मारते हो। क्लास में पढ़ते पढ़ते क्या करते हो? नहीं करते हो ना? करना नहीं बेटा कभी। इस तरीके से ऐसे गुलेल को खींचा या तीर कमान को खींचा और उसे जब खींच लेते हैं तो बताओ क्या वो खींचा हुआ जो तीर कमान है क्या वो कुछ वर्क कर सकता है? हाँ कर सकता है। अगर हम उसे छोड़ें तो वो आगे जाके किसी को मार सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए खिंचा हुआ है, रुका हुआ है, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रुके हुए में तो है, लेकिन किस वजह से? उसकी शेप की वजह से। उसे हमने खींच रखा है, उसकी पोजीशन की वजह से पीछे की तरफ है। अगर वो सिर्फ आगे पोजीशन पे होता, खिंचा हुआ नहीं होता, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होती पोटेंशियल। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप और साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डिटेलिंग अभी करने वाले हैं। फिलहाल आपको समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी स्टेट ऑफ रेस्ट, कहीं रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है। बॉल है, बॉल को आपने इस तरीके से दबा दिया, ऐसे दबा दिया, और या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबा दिया। पहले इतना लंबा स्प्रिंग था, स्प्रिंग को आपने दबा दिया इस तरीके से। क्या वो कोई वर्क कर सकता है? हाँ कर सकता है। कि स्प्रिंग दबा हुआ है, टेबल पे दबा के रख दिया हमने और उसके आगे एक छोटी सी एक गेंद रख दी। जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो गेंद को धक्का मार के आगे भेज देगा गेंद को, यानी गेंद पे वर्क कर सकता है। तो दबे हुए स्प्रिंग में भी एनर्जी है। उसकी किस वजह से? उसकी शेप की वजह से, कि शेप आपने डिफॉर्म कर दी उसे। तो शेप, साइज या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है रेस्ट पे रुकी हुई बॉडी में, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और चलती हुई बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और बेटा इन्हीं दोनों एनर्जीज का जो सम होता है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अगर बॉडी में इन दोनों में से कोई भी एनर्जी है स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन की वजह से, तो हम कहेंगे उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। इन दोनों में से चाहे दोनों एनर्जीज हो तब भी कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी है। दोनों में से एक हो, एक जीरो हो, तब भी मैकेनिकल एनर्जी तो होएगी ही होएगी। बात समझ पा रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों एनर्जीज को डिनोट कौन से सिंबल से करते हैं?
हालांकि जनरली जल्दबाजी में पोटेंशियल एनर्जी को पीई और काइनेटिक एनर्जी को केई लिख देते हैं, लेकिन प्यारे इसके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय टी। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको कि कभी आपको ये ढूंढने में समझने में परेशानी हो कि इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल है या काइनेटिक है, तो उसके लिए एक आपको हिंट दे रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर बॉडी चल रही होगी, मोशन में होगी, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट बोल ही दोगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? अगर एक ज़मीन पे रुकी हुई बॉडी है तो रुकी हुई बॉडी में काइनेटिक होगी? नहीं होगी, पोटेंशियल होगी। अब ये मत कह देना सर ज़मीन पे रुकी हुई है, देखिए तो आपने कहा था रुकी हुई बॉडी पे पोटेंशियल होती है। अरे भैया, रुकी हुई बॉडी पे पोटेंशियल होती तो है, लेकिन हर जगह थोड़ी ना पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल है या नहीं उस रुकी हुई बॉडी में, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रखी है, शेप क्या है, साइज़ क्या है और किस पोजीशन पे है। पेन में रखे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ज़मीन पे, जब वो हाइट पे होगा तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आपको देखना होगा जैसे कि अगर कोई भी बॉडी इज़ एक्टेड अपॉन बाय सर्टेन फोर्स, वो कहीं मूवमेंट कर सकती है, अगर कहीं वो मूवमेंट कर सकती है उस फोर्स की वजह से, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बोल रहा हूँ, कोई रुकी हुई बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी तब ही होगी अगर वो रुकी हुई बॉडी पे फोर्स लग रही है और फोर्स की वजह से वो मूवमेंट कर सकती है, तो हम कहेंगे उसमें पोटेंशियल है। जैसे ये पेन रुका हुआ है, ये मूवमेंट कर सकता है अगर मैं इसे छोड़ दूँ, पोटेंशियल एनर्जी। ये तीर का मान है, रुका हुआ है लेकिन मूव कर सकता है अगर इसे छोड़ दूँ, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग है, दबा के रुका हुआ है लेकिन ये मूवमेंट कर सकता है अगर इसे छोड़ दें, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ पा रहे हो? रुकी हुई बॉडी पे फोर्स लग रही है, मूवमेंट कर सकती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन प्यारे अभी इसकी डिटेलिंग करनी है। पोटेंशियल एनर्जी खुद कई तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी खुद कई तरीके की होती है। कौन कौन सी तरीके की टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, वो हमारा अगला टॉपिक। ओके प्यारे, तो अभी आया आपका अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी मेनली कितने तरीके की होती है। दो तरीके की हमें इस क्लास में पढ़नी है, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी वेरियस टाइप्स की होती हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी वेरियस टाइप्स की होती हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। बेटा अभी जो मैंने बताया कि जैसे ये पेन है, पेन को हम इस तरीके से अर्थ के ऊपर रखे हुए हैं थोड़ी हाइट पर, क्या इसमें कोई एनर्जी है? जी हाँ, आपने बोला सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये हाइट पे रखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसे छोड़ें तो ये पत्थर या ये पेन कोई वर्क कर सकता है, नीचे चीज़ को तोड़ सकता है, तो सर इसमें एनर्जी है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बेटा जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एक होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और बेटा तीसरी होती है जो आपकी बुक में दे नहीं रखी है, अलग से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये तीनों क्या हैं, ये डिफाइन करते हैं। तीनों की तीनों पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं, तो तीनों में कॉमन बात ये है कि किसी में भी पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? ड्यू टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स शेप, साइज और पोजीशन। रुकी हुई है लेकिन वो किस पोजीशन पे है, क्या साइज है, क्या शेप है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में सिर्फ तब होती है, ध्यान रखिए, जब इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई सर्टेन फोर्स। अगर वो कोई वर्क कर सकती है, फोर्स लग रही है, उस फोर्स से वर्क कर सकती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जो 3 तरीके की होती है। पहली आप देखिए, अगर किसी बॉडी को अगर हम किसी हाइट पे रख दें तो
तो उस पर फोर्स लग रही है, हाँ लग रही है। कौन सी? ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही है। वो कोई वर्क कर सकती है, हाँ कर सकती है, नीचे जाके किसी चीज़ को तोड़ सकती। तो ये जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी कैप्ट एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात आई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि अगर हमने किसी तीर कमान को इस तरीके से ऐसे खींच लिया और खींच के पकड़े हुए हैं तो उसका वो खिंचा हुआ है, उसकी पोजीशन और साइज शेप देखिए इस तरीके से है। अगर हम उसे छोड़ें तो क्या कोई वो वर्क कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या उस पर कोई फोर्स लग रही है तीर पे? हाँ लग रही है। जो खिंची हुई इलास्टिक रबर बैंड टाइप पीछे रस्सी है उससे फोर्स लग रही है, तो वो वर्क कर सकता है। वर्क कर सकता है यानी उसमें एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन कोई भी बॉडी अगर खिंची हुई स्टेट में या दबी हुई स्टेट में है, उसकी शेप चेंज हो चुकी है, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। शब्द का मतलब सुनिए, समझिए। इलास्टिक, कोई भी चीज़ जब खिंची होती है या कंप्रेस होती है, जैसे स्प्रिंग को खींच दें या स्प्रिंग को दबा दें, तब उसमें जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ऐसी हो जाती है, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट ड्यू टू इट्स चेंज इन साइज एंड शेप इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी, कोई बॉडी डिफॉर्म्ड शेप में है तो उसमें जो एनर्जी होगी अपनी साइज और शेप की वजह से उसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबा दिया तो उसे डिफॉर्म कर दिया, उस पर फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? वो खुलना चाह रहा है, तो डिफॉर्म्ड शेप में है, उसकी शेप चेंज हो चुकी है, डिफॉर्म्ड स्टेट में है, उसमें जो एनर्जी होगी दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ पा रहे हैं? और तीसरी क्या है प्यारे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बेटा दो चार्जेस यहाँ पे रखे हैं, ये या तो प्लस प्लस ले लें। चलिए पहले प्लस लेते हैं। बताइए ये प्लस प्लस वाले चार्जेस क्या कोई वर्क कर सकते हैं? क्या इन दोनों पे कोई फोर्स लग रही है? जी हाँ लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? रिपल्सिव फोर्स लग रही है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल जिस फोर्स से कर रहे हैं उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। चार्जेस के बीच जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से कुछ वर्क होगा और ये मूव कर सकते हैं। यानी ये मूव कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। कौन सी फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed, जिसकी डेफिनेशन एनर्जी possessed by charges capped at certain distance is called electrostatic potential energy। अब ये चार्जेस चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, फोर्स तो ये कोई भी केस में इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी, और इसमें अट्रैक्टिव लगेगी, इसमें रिपल्सिव, लेकिन फोर्स लगाएंगे मूवमेंट हो सकती है। तो इसमें क्या है? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लीजिए, तीनों की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए प्यारे, नोट कर लीजिए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to gravitational force when it is capped at a certain height above the ground is called gravitational potential energy। बोले सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए। तो एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए अपने आप, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एनर्जी possessed by a stone capped on the roof of a house, ऊपर रखा हुआ है रूफ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या आप कह सकते हैं फ्लाइंग बर्ड फ्लाई कर रही है, कोई भी चीज़ अगर हाइट पे है तो उसमें आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होगा, या फिर अ फ्रूट अटैच विद अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, वो भी किसी हाइट पे होगा, तो ये सब में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे अपने मन से कुछ भी आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कर सकते हैं कि वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको अलग अलग, और उसमें कहेंगे बताइए कि इस बॉडी में कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल है, काइनेटिक है या इलास्टिक पोटेंशियल है, कौन। तो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या एग्जाम्पल्स इंक्लूड हो सकते हैं। फिलहाल प्यारे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा कोई भी बॉडी डिफॉर्म्ड स्टेट में है तो उसकी साइज़ और शेप की वजह से, चेंज इन इट्स साइज़ और शेप की वजह से
जो पोटेंशियल एनर्जी possessed by body in deformed state due to change in its size or shape is called इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं इसके? एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं? जैसे आप कहेंगे अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दें, खींच दें तो भी वो अपने आप अंदर की तरफ आना चाहेगा, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बेटा आप देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घड़ी है, पुराने ज़माने की घड़ी होती थी तो उसमें चाबी भरते थे, अभी तो सेल से चलती है। पुराने ज़माने की घड़ी है, उसमें चाबी भरते थे, चाबी भरने से अपने आप सुइयाँ चलती है, चल रही हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, वो कैसे चल पाती है चाबी से? या टॉयज़ होते हैं बच्चों के, वो चाबी भर देते हैं तो वो अपने आप कैसे दौड़ पाती हैं? होता ये है कि चाबी वाली जहाँ भी चीज़ होती है उसमें कुछ ऐसा स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है कि जब आप चाबी घुमा रहे होते हैं तो एक्चुअली आप एक तरीके के स्प्रिंग को क्या कर रहे होते हैं? खींच रहे होते हैं, स्प्रिंग को खींच रहे होते हैं। और जब उसे छोड़ते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने लगता है। जब उसे हम खींच लेते हैं तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जब उसे छोड़ते हैं तो वो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, वो वर्क होने लगता है, वो पास आने लगता है, जिससे थ्रू मैकेनिज्म ऑफ लीवर्स वो कार या घड़ी चलने लगती है। तो स्ट्रेच स्प्रिंग हो गया, कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो गया, या स्ट्रेच रबर बैंड हो गया, या गुलेल होती है, गुलेल को हम कैटापुल्ट कहते हैं, कैटापुल्ट्स होती हैं, उसको हम ऐसे खींच लें तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी खिंची हुई या किसी भी कंप्रेस्ड चीज़ में होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल बोले क्या हो सकता है? जैसे एटम की बात करें बेटा, एटम में क्या क्या होते हैं? एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, चार्जेस के बीच कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और सुन लीजिए, जैसे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा ये बॉडी इस तरीके से है, ये अर्थ इसको खींच रही है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके लिए एक तो वो किसी हाइट पे होना चाहिए, दूसरी बात फोर्स लगनी चाहिए। बताओ अगर इस 10 किलो के पेन को मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? कभी आपने सुना नहीं क्या इन्फिनिटी का मतलब? इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत ही अरबों किलोमीटर दूर ले जाऊं, जैसे इसे बहुत दूर ले जाऊं यहाँ से इसे, तो बताओ तब इस पेन में कितनी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी अर्थ की वजह से? जी हाँ, कितनी होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए फोर्स भी तो लगनी चाहिए बॉडी पे। इतनी दूर हम ले जाएंगे इन्फिनिटी पर तो वहाँ तो अर्थ की कोई फोर्स ही नहीं लग पाएगी, और अर्थ खींचेगी ही नहीं उसे, तो वो नीचे ही नहीं आएगी, कोई वर्क ही नहीं होगा, तो उसमें कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? 0। तो 1 नंबर के लिए याद कर लीजिए, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी कैप्ट एट अ इन्फिनिटी, कैप्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ? तो आप कहेंगे 0। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? नोट कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बोले सर इसका नहीं बताएंगे फॉर्मूला, इसका नहीं बताएंगे? नहीं प्यारे, ये तो डिटेलिंग इसकी तो 12th क्लास में ही होगी, ठीक है, तो फॉर्मूला भी वहीं पढ़ेंगे, और इसकी डिटेलिंग 11th क्लास में होगी तो वहीं पढ़ेंगे। अभी बचा 12th 11th, उससे पहले 10th, तो 10th क्लास में इसकी डिटेलिंग होगी। 10th क्लास में सिर्फ हम इसका ही एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो चलिए इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो बात आई कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बोले अरे सर कहाँ पढ़ा? ये तो अभी टॉपिक आया। बेटा टॉपिक अभी आया, लेकिन फॉर्मूला बहुत ही जाना माना है, आप पहले से इस फॉर्मूले को जानते हैं क्या? अभी आपको समझ में आ जाएगी। प्यारे फिर से ध्यान करिए, मैंने बताया जब भी किसी भी एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन निकालना है तो एनर्जी के लिए हमें क्या निकालना होगा? वर्क निकालना होगा, क्योंकि एनर्जी और वर्क इक्वल होते हैं। और किसी भी बॉडी में एनर्जी कब आती है? जब उस पर वर्क करते हैं, और जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी आएगी। तो जब भी एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो हमने क्या ही निकालना है? वर्क। जैसे बेटा ये एक बॉडी है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है, इसका मास
m है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है, इसका मास m है। बताओ इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जी हाँ, तब आएगी जब हम इसे कुछ हाइट पे ले जाएंगे। जैसे मान लें हम इसे यहाँ से यहाँ ले गए, A से B तक ले गए, कितनी हाइट? h हाइट ले गए, ठीक है, h हाइट ले गए तो बेटा h हाइट ले जाने में ही हमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा। अरे ये देखो, ये 10 किलो का mkg का पत्थर है, इसे ज़मीन से उठाया हमने और इस तरीके से ऐसे करके ऊपर ले गए, तो हमें इस पत्थर पे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा? किस फोर्स के अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रही थी, तो हमें अपनी फोर्स उस पर ऊपर लगानी पड़ी होगी। तो उस पर जब हमने ऊपर फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट कराई तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा, और जितना भी वर्क हमने पत्थर में किया होगा वो वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है? यस, U होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी है, कैसे निकालें? तो डेरिवेशन अगर एग्जाम में आती है तो थोड़ा सा आपको पहले कुछ थ्योरी लिखनी पड़ती है। जैसे आप लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m kept ऑन द, कहाँ रखी है? कैप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कैप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट कर रहे हैं? लेट इट बी रेज्ड थ्रू, रेज ऊपर ले गए ऐसे, रेज थ्रू अ हाइट h, ठीक है ना, h हाइट पे ले गए। तो बताइए h हाइट पे ले जाने में 10 हम जो उस पर वर्क करेंगे वो कितना होगा? हम जो वर्क करेंगे अपनी फोर्स लगा के वो कितना वर्क होगा? 10 वर्क डन बाय द फोर्स विच वी अप्लाई, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, नहीं पहले यहाँ लिखते हैं वर्क डन बाय द फोर्स विच वी अप्लाई ऑन द बॉडी इज गिवन बाय W इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या? F इंटू एस। अगर बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है तो FS लगाते हैं, नहीं तो FS cos थीटा लगाते हैं। तो यहाँ हमने FS लगाया। अब बेटा बात ये आई कि हमें इस पर फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मान लें कि बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है 10 न्यूटन से, जो उसका वेट है, ऑब्वियसली जिस फोर्स से बॉडी को अर्थ खींचती है अपनी तरफ, उस फोर्स को हम कहते हैं उसका वेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो मान लें उसका वजन नीचे की तरफ है जो अर्थ लगा रही है उस पर, ठीक है, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस पर ऊपर ले जाने के लिए? ऑब्वियसली जितनी फोर्स से अर्थ नीचे खींच रही, कम से कम हमें उतनी ही फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी उस पर। तो ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जितनी नीचे लग रही है, तो ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जितना उसका वेट है। तो वेट का फॉर्मूला चूंकि mg होता है तो फोर्स की जगह हम लिख देंगे mg। और डिस्टेंस कितना मूव कराया? डिस्टेंस मूव कराया h। तो लो फॉर्मूला आ गया वर्क का mgh, विच इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जिसे हम U से डिनोट करते हैं उसका, जो कि खुद वर्क के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होगी, जितना वर्क करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वर्क का फॉर्मूला mgh है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी mgh आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, सिंपल सा। अब बताओ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जी हाँ, आपने ध्यान आया, आपने पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ले जाने में mgh। तो बेटा जो वर्क हो रहा है वही तो एनर्जी होगी ना, तो वर्क डन का ऊपर ले जाने में अगर वहाँ mgh पढ़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी का भी तो mgh आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे ये है, बोले सर पोटेंशियल एनर्जी काहे बोल रहे हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो ना, क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी 3 तरह की होती है, तो कौन सी लिख रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल लिख के हमें ग्रेविटेशनल लिखना चाहिए। लेकिन प्यारे, क्योंकि 10th क्लास में डिटेलिंग जो हमने करनी है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही करनी है, तो अगर मैं या बुक कहीं पर भी बोले कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में इतनी है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कहीं पे भी मैं आगे बोलता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कंफ्यूज मत होना सर कौन सी पोटेंशियल?
अंडरस्टूड रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू होता है, एक्चुअल सिंबल यू है, लेकिन बच्चे लोग और हम भी कई बार पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करने की बजाय पी से कर देते हैं। हालांकि बात सही नहीं है, आपको यू से ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अगर कहीं लिख दूं तो यू की जगह पीई भी समझ जाना, पी से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है प्यारे, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अभी बात ये आई कि मान लें कि बॉडी थी पहले, चलिए यहाँ बना रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर मैं इसे हटा रहा हूँ। देखिए अभी मान लीजिए कि बॉडी थी, मान लें ये इस तरीके से ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ गए h1 हाइट पे बॉडी रखी थी, ठीक है। h1 हाइट से बॉडी को हम ले गए कितनी हाइट पर, h2 हाइट पे ले गए, a से b ले गए, a पे इसकी हाइट थी h1 और b पे इसकी हाइट हो गई h2, h1 से h2 पे ले गए। तो बताइए ज़रा ए पॉइंट पर जब वो बॉडी थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होती है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8। यहाँ h की जगह क्या लिख देंगे, h1। ऐसे ही बताइए b पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh2, क्योंकि b की हाइट h2 है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, एक तो ये पूछी जाएगी कि इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का a और b की पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालो। तो ऊपर आप mgh1 लिख देंगे, नीचे mgh2 लिख देंगे, m से m कट गया, g से g कट गया, फॉर्मूला क्या आ गया, h1/h2, यानी रेशियो आ गया h1:h2। ठीक है, सिंपल सी बात। ये एक न्यूमेरिकल बन सकता है एग्जाम में, कहेंगे टू बॉडीज ऑफ सेम मास m आर केप्ट एट डिफरेंट हाइट्स h1 एंड h2, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो निकालिए। तो आप ऐसे निकाल देंगे, सेम मास है तो मास कट जाएगा। ऐसे ही इसमें कहेंगे कि A से B जाने में पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई, A पे कम थी B पे ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा हाइट है, तो कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। बेटा चेंज, कहीं पे भी वर्ड चेंज आ रहा है तो चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U, क्योंकि सिंबल तो पोटेंशियल एनर्जी का U है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, ऑब्वियसली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी B पे जाके कितनी है इसकी, यहाँ लिख दे रहे हैं PEB माइनस PEA। अच्छा, mgh2 तो है B पर, जबकि A पर कितनी है mgh1, यहाँ से mg कॉमन ले लिया, क्या आ गया h2 माइनस h1। तो आप देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। तो फॉर्मूला आप याद करना चाहें याद करिए, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है, फाइनल माइनस इनिशियल सिंपली निकालना है। एक बात और इसमें बोले सर फैक्टर्स बता दीजिए, फैक्टर्स ऑन विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। साफ साफ आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में दो चीज़ें आ रही हैं, तो इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी पोटेंशियल एनर्जी। पहला किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। 1 किलो की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एक जगह रखे हुए, या 10 किलो की, ऑब्वियसली 10 किलो की, 10 किलो वाला ज़्यादा वर्क कर पाएगा अगर हम उसे छोड़ेंगे ऊपर से। ठीक है, यानी उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ऑब्वियस ही बात है, एक बॉडी 10 मीटर पे रखी है, एक बॉडी 50 मीटर पे रखी है, कौन ज़्यादा वर्क कर पाएगी जब उसे छोड़ेंगे, ऑब्वियसली जितनी ऊपर रखी है नीचे आके उतना ज़्यादा वर्क करेगी। तो जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोले सर तीसरा फैक्टर तो बोल दीजिए, जी पे भी तो डिपेंड कर रही है। नहीं बेटा, जी हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, एट अ गिवन प्लेस, अगर गिवन प्लेस पे हम खड़े हुए हैं तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना। जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है 9.8, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो चेंज ही नहीं हो रही है।
तो हम ये थोड़ी कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जी पे डिपेंड करेगी। हम उस फैक्टर पे कहते हैं कि डिपेंड करेगी जो फैक्टर चेंज हो सकते हैं, कम ज़्यादा वगैरह वगैरह, मास चेंज कर सकते हैं, किस हाइट चेंज कर सकते हैं, तो इन दो फैक्टर्स पे ही बोलेंगे। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? तो नोट कर लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। कौन सा टॉपिक? जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली। अब काइनेटिक एनर्जी की डिटेलिंग करेंगे। उसकी डेफिनेशन बता दी थी, उसके टाइप्स बताएंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे। तो नोटिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्यारे, अगला टॉपिक है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, फिर भी एक बार फिर से ब्रीफिंग। काइनेटिक का मतलब है मूविंग, तो इसी से काइनेटिक एनर्जी का पता चलता है। द एनर्जी possessed बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये पत्थर है, पेन है, इसे मैं फेंक दूं तो ये जब हवा में मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए क्या ये कोई वर्क कर सकता है? हाँ, कर सकता है। रास्ते में आने वाली किसी चीज़ को तोड़ सकता है, यानी इसमें एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बॉडी में जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। पंखा चल रहा है, चल तो पंखा भी रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी। मेरा हाथ है, इस तरीके से देखिए, हाथ हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी खुद आर ऑफ 3 टाइप्स। जैसे पोटेंशियल 3 तरीके की थी, काइनेटिक भी 3 तरह की होती है। कौन कौन से 3 तरह की प्यारे? पहली है आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। बोले सर क्या होती है? ये तो शब्द पहली बार सुन रहे हैं। ट्रांसलेशनल क्या चीज़ है? तो पहले ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है वो समझ लो, फिर काइनेटिक एनर्जी अपने आप समझ में आ जाएगी। बोले ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन में चल रही है तब उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और स्ट्रेट लाइन में चलती हुई बॉडी, यानी ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी में जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body moving in a straight line path is called ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोले सर एग्जाम्पल देखे प्यारे, अगर ये पेन है, इस पेन को मैं छोड़ दूं तो ये फॉल करेगा, तो फॉलिंग पेन चल रहा होगा वो भी स्ट्रेट लाइन में, कोई हवा नहीं चल रही है, तो स्ट्रेट लाइन में जब ये गिरेगा तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। या एक कार है, एक बाइसिकल है, एक स्कूटर है, बाइक है, सड़क पे स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी। स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ पा रहे हैं? ओके। बात है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बोले सर समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है रोटेशनल। बोले पंखा चल रहा है सर, पंखा सीधी लाइन में नहीं चलता, गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमती हुई रोटेटिंग बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं, वो रोटेटिंग बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body in rotational motion is called रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोले सर एग्जाम्पल, रोटेटिंग फैन है ना, रोटेटिंग अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो वो भी आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा प्यारे बताओ जरा, इन दोनों की हेल्प से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया। अभी बताओ मुझे कि एक साइकिल है, बाईसाइकिल, वो रोड पे चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी रोड है, सीधी रोड पे ऐसे चलती जा रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? सोचो सोचो। बोले सर अभी तो बताया नहीं, एक बार फिर से सोचो, कुछ इसमें अलग पूछ रहे हैं। आप बोल रहे हो कि सर स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे नहीं प्यारे, ध्यान से सोचो, जब स्ट्रेट लाइन पे साइकिल चल रही है तो वो सीधे तो चल ही रही है, तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होएगी ही होएगी, साथ साथ में क्योंकि उसके जो टायर्स हैं वो गोल गोल भी तो घूम रहे हैं, तो वहाँ पे रोटेशन भी तो हो रहा है, तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी सच टाइप ऑफ साइकिल विल पोजेस बोथ टाइप ऑफ एनर्जीज, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बस समझ पा रहे हैं? ओके
प्योरे बात आई वाइब्रेशनल, बोले समझ में आ गया सर। अभी आपने बोला था ये देखो हाथ वाइब्रेट कर रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन में चल रहा है? नहीं। क्या रोटेट कर रहा है? नहीं। वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by a vibrating body या possessed due to vibrational motion is called वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोले सर एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो अपनी ही पोजीशन पे, गैस के छोड़ दो, अगर हम बात करें सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स तो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो वो कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही प्यारे अगर हम बात करें, एक स्ट्रिंग है गिटार का, गिटार के स्ट्रिंग को प्लग कर दें तो वो फड़फड़ाएगा, वाइब्रेट करेगा, तो कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ऐसी तबला है या कोई भी मेम्ब्रेन वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ढपली हो गई, तबला हो गया, कॉन्गो हो गया, उसको जब हम इस तरीके से मारते हैं तो उसकी जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करने लगती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी? जी हाँ, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल दिमाग में घुस गई होगी। तो ज़रा ये और बता दो कि फ्लाइंग एरोप्लेन में कौन सी एनर्जी होगी? सोचिए, सिर्फ एक नहीं कई एनर्जीज होंगी, बताइए कौन कौन सी? बेटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी कौन सी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लाइंग एरोप्लेन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन चूंकि वो किसी हाइट पे उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो ज़मीन पे तो फ्लाई कर नहीं रहा होगा, ग्राउंड पे तो नहीं कर रहा, ग्राउंड से कुछ हाइट पे कर रहा हो। हाइट पे कौन सी एनर्जी भी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो फ्लाइंग एरोप्लेन possesses two types of energies, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात बता दूं बेटा, आपके कोर्स में आपके सिर्फ इस चीज़ को, हमें इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी की डिटेलिंग करनी है, लेकिन रोटेशनल और वाइब्रेशनल की हायर क्लासेस में होगी। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी ब्रीफिंग करनी थी कि क्या होती है। चूँकि हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही पढ़नी है, तो आगे से अगर मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलूँ या बुक में कहीं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी? जी हाँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं? टी से। पोटेंशियल एनर्जी को यू से, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को ही टी से डिनोट करते हैं, चाहे कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो। फिलहाल तो फ्लाइंग एरोप्लेन में आपने बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो अभी सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कि हाइट पे है तो पोटेंशियल मूव कर रहा है तो काइनेटिक, तो इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। हालांकि पूरा प्रॉपर आंसर लिखना है तो पूरे शब्द यूज करेंगे ट्रांसलेशनल और ग्रेविटेशनल। ठीक है प्यारे, तो चलिए अभी हम डिटेलिंग कर लेते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसकी डिटेलिंग करते हैं। ओके प्यारे, तो अभी बात आई कि सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बता दीजिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? ट्रांसलेशनल। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है, जिसका सिंबल टी होता है। फिलहाल प्यारे बताइए, किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? ऑब्वियसली तब आएगी जब वो मूव कर रही होगी। मान लें एक बॉल है, वो मूव कर रही है, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो हमें निकालना है। ये पेन है, जब ये मूव कर रहा होगा तब इसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक होगी। मान लें वो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, कितनी होगी? अगर उसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो निकालना है। लेकिन बात वही आई, किसी भी बॉडी में एनर्जी आती कब है? तब आती है जब उस पर वर्क किया जाए। ये पेन में अपने आप तो काइनेटिक एनर्जी आ नहीं जाएगी, अपने आप तो भागने लगेगा नहीं, हवा में उड़ने लगेगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने हाथ से इसको धक्का मारना पड़ेगा, और धक्का मारने में, मूव कराने में मुझे इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैं इस पे जितना भी जूल का वर्क किया फेंकने में, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी? 10 जूल की। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फिर से क्या ही निकालना पड़ेगा? वर्क।
क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क, जितनी एनर्जी उतना वर्क, जितना वर्क उतनी एनर्जी। तो यहाँ पर भी हम वर्क का ही एक्सप्रेशन पहले निकालेंगे और आखिरी में कह देंगे कि जो वर्क है उतनी ही इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी किस चीज़ का वर्क देखिए, मान लें यहाँ पे एक बॉल ली जिसका मास कितना है, m मास है, वो यहाँ पे रखी हुई थी, ग्राउंड पे रखी हुई थी, पेन की जगह मैंने बॉल ले ली, बॉल रखी हुई थी, रेस्ट पर थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u = 0 होगी। इसमें काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब हम इस पे पीछे से फोर्स लगाएंगे और ये मूव करेगी तो इसमें काइनेटिक आएगी। तो मान लें कि हमने इस पे F फोर्स लगाई, F फोर्स लगाने पर ये S डिस्टेंस जब मूव कर चुकी थी, तो S डिस्टेंस मूव करने के बाद यहाँ पर इसकी कितनी वेलोसिटी हो चुकी है, बढ़ते बढ़ते 0 से v हो गई वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है कि यहाँ पर इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होएगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम वर्क निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ ले जाने में हमने कितना वर्क किया। तो चलिए वर्क कैसे निकालें, उससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, जो भी हम डायग्राम में समझाया उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m be at rest, let a force F when applied on the body, let it move, velocity becomes v after moving a distance s, then work done on the body is given by। वर्क निकालना है सबसे पहले। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Fs लगाएंगे या Fs cos थीटा। देखिए जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा Fs। ठीक है प्यारे, F का फॉर्मूला क्या होता है, ma, और डिस्टेंस s। यहाँ बेटा mg मत बोल देना, बोले सर अभी mg लगा रहे हो कभी ma लगा रहे हो। प्यारे g सिर्फ तब लगता है जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो। तो जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर या किसी भी बॉडी को नीचे लाएंगे तब ही सिर्फ एक ही जगह जी लिखेंगे जब वर्टिकल मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में ग्रेविटी का कोई काम नहीं है, हम उसे धक्का लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो एक ही जगह ए ही रहेगा फिलहाल ma × s। लेकिन बेटा a की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, g की तो पता होती 9 पॉइंट, a नहीं पता है तो a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, a का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ डाल के वर्क निकालेंगे। a का फॉर्मूला कैसे निकालें, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, a का फॉर्मूला निकालने के लिए हम a to b का मोशन लिखेंगे। a से b अगर देखा जाए, थोड़ा इधर कर देते हैं, a नहीं पता तो a से b कुछ चीज़ें लिखते हैं। a से b बताइए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमें पता नहीं, लेट इट बी v लिख ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v है। एक्सेलरेशन पता नहीं और डिस्टेंस मूव हुआ है s। u v a s कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, आप लोगों ने 9th क्लास में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन v u a s वाली होती है v² = u² + 2as। ठीक है, तो प्यारे ये v की जगह तो v लिखा रहने दें, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर थी इनिशियली, तो u 0 हो जाएगा, 2as तो v² = 2as, तो a = v² / 2s। ये जो इक्वेशन आई ये इसे 2 नंबर डाल दें, इस 2 को कहाँ लिख दें, इस 2 को हम लिख दें फर्स्ट में। तो यहाँ पे 2 in 1 अगर हम ये वाली इक्वेशन यहाँ डालेंगे इस तरीके से, तो देखिए ये हो जाएगा, आप एक ही जगह आप लिख दीजिए v² / 2s इंटू s, वैसा ही रहेगा। ऐसा करने से s से s काट किया और फॉर्मूला आ गया वर्क का, नीचे 2 है तो 1/2 mv²। तो प्यारे अगर ये वर्क का फॉर्मूला आया तो बॉडी में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, T से, वो भी कितनी आएगी, ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास ½ mv²। समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, पूछी जाती है, इसलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिए। यस, रिपीट करके देखिए, तब दिमाग में बैठेगी कि क्या बोला मैंने। समझ में आने से नहीं होता है, दिमाग में भी बैठना चाहिए समझने के बाद। तो एक बार फिर से समझिए इसे और फिर उसके बाद पॉज करके अपने आप कॉपी में लिखिएगा। फिलहाल प्यारे
बात आई फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। क्या मुझे बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूले के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है? जी हाँ, सबसे पहले तो ये m पे डिपेंड कर रही है, वो भी डायरेक्टली। जितना ज़्यादा मास होगा, बॉडी जितनी भारी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे आपकी कोई 100 ग्राम की बॉल है, रबर की बॉल है, आपने ऐसे फेंक दी अपनी फोर्स लगा के, वो आगे जा रही है, वो ज़्यादा वर्क करेगी, या 100 ग्राम की जगह आपने 2 किलो की बॉल ले ली और उसे फेंक दिया तो वो ज़्यादा वर्क करेगी? कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी किसी भी दीवार पे, शीशे पे? ऑब्वियसली भारी वाली। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो प्यारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, मोर द मास मोर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। चाहे ऐसे ब्रैकेट में लिख दो या सिर्फ ऐसे लिख दो। वेलोसिटी के स्क्वायर का क्या मतलब है? m की पावर 1 का क्या मतलब है? मतलब ये है कि बेटा अगर मास डबल करेंगे, 1 किलो की बजाय 2 किलो ले लेंगे, मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ इज मास इज डबल्ड, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी आल्सो बिकम्स डबल। व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ इट्स मास इज ट्रिपल्ड, मास की जगह अगर बेटा 3m कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। लेकिन वेलोसिटी बेटा अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स होगी? डबल नहीं कहोगे, खुद देखो। अगर यहाँ v की जगह जो v का स्क्वायर हो रहा था, v की जगह अगर 2v का स्क्वायर कर दें तो बेटा 2v का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर। तो जो पहले v स्क्वायर आ रहा था अभी 4v स्क्वायर हो गया। 4v स्क्वायर होने से आप देखिए काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स। तो फिर से बताइए, इफ वेलोसिटी इज डबल, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स? इट बिकम्स 4 टाइम्स। अभी बताइए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ट्रिपल्ड, 3v कर दें तो कितना हो जाएगा? 3v का स्क्वायर 9v स्क्वायर, यानी इट बिकम्स 9 टाइम्स। ऐसे ही अगर इफ वेलोसिटी इज हाफ, वेलोसिटी को आधा कर दें, v की जगह क्या कर दें? यहाँ v के स्क्वायर की जगह v/2 का होल स्क्वायर कर दें, वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो ओपन करो ब्रैकेट, तो v स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यानी 1/4 आ गया। पहले जो 4 आ रहा था वो 1/4 हो गया, यानी वेलोसिटी को हाफ करने से काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 टाइम्स। ऐसी वेलोसिटी को 1/3 कर देंगे तो वेलोसिटी बिकम्स 1/9 टाइम्स। बात समझ पा रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए पॉज करके, फिर मैं आगे बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो, यहां लिख रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास मूविंग विद वेलोसिटीज v एंड 2v। ठीक है, v 2v कर लो, चलो v 2v कर लेते हैं, v 3v भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन, दो बॉडीज जिसमें सेम मास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कॉलम में करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप देखिए, एक बॉडी है, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, इसका मास m है तो इसका मास भी m है, क्योंकि लिखा है टू बॉडीज ऑफ सेम मास, लेकिन इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी 2v है। तो प्यारे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, बोले, ये इससे पहले इधर का बता दूं, मैंने पूछा कि सर अगर v की जगह 2v करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? बोले सर लीजिए, v की जगह 2v कर दिया, v की जगह 2v कर दिया तो 2v का स्क्वायर, सर ये हो गया आपका 4v स्क्वायर। तो सर ये तो 2 से 2 कट गया, तो सर ऊपर आ गया 2mv स्क्वायर। तो सर काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस हो गई, वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी भी ट्वाइस हो गई। अरे ये गलती मत कर देना भैया, 2 पर बचा लेकिन 1/2 भी तो आपने गायब कर दिया।
अगर आपको इससे कंपेयर करना है तो इससे इसको कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 है। अगर इससे कंपेयर करना है तो इस 4 को आप काटिए मत। इस 4 को अगर नहीं काटेंगे तो आप देखिए यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 4 होगा, 4 को अलग लिख दीजिए, ये बन गया 4 इंटू हाफ mv²। अब देखिए जो चीज़ हाफ mv² थी वो 4 टाइम्स हाफ mv² हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो गई, 4 टाइम्स हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो इसे बिना, अगर आपको कंपेयर करना भी है तो बिना काटे करिए, नहीं तो काटेंगे तो ये मत बोलिएगा कि सर 2 गुना हो गई, नहीं भैया। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं। फिलहाल चलिए अभी इसमें आ जाएं कि काइनेटिक एनर्जी, इधर देखिए पहली बॉडी की तो हो गई हाफ mv², ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी की है तो इसे ke1 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी देखें अगर हम, तो हाफ mv², v² लिखोगे, नहीं v का स्क्वायर नहीं है, 2v का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू 4v²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई 2। ठीक है प्यारे, अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लीजिए। कैसे, ऊपर लिखे काइनेटिक एनर्जी 1, नीचे लिखे काइनेटिक एनर्जी 2, ऊपर आ गया हाफ mv² और नीचे आ गया आपका हाफ m इंटू 4v²। चाहे तो इसको यहाँ से काट देते, नहीं काटा तो बाद में कट जाएगा। देखो हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, v² से v² कट गया, आंसर आ गया 1:1:4। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर v एंड 3v होता तो यहाँ पे 3v करते, यहाँ 3v करते, यहाँ 9v² हो जाता, यहाँ 9 हो जाता, तो 1:9 हो जाता। तो कोई भी वैल्यू दे रखी है इस तरीके से आप कर देंगे। मैंने इस क्वेश्चन में मास सेम दे रखा है, जरूरी नहीं है मास सेम हो, एक का मास m, एक का मास 2m, तो यहाँ पे सेकंड वाले में 2m लेके चलेंगे। एक बार ये नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर मैं इसे हटा के 2m का करके दिखा दूं। अगर मान लें इधर 2m होता तो इधर 2 हो जाता, इधर 2 हो जाता, इधर नीचे 2 हो जाता, तो नीचे जो है वो 4 2 जा 8 आ जाता। बात समझ पा रहे हो? तो 1:8 हो जाता, कि मास भी दूसरी बॉडी का डबल होता और वेलोसिटी भी डबल होती, तो रेशियो 1:8। फिलहाल इसके न्यूमेरिकल्स हम आगे वाले लेक्चर में एक साथ बहुत बढ़िया वाले बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सिर्फ एक झलक भर थी, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया कि क्या होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। बात आई प्यारे कि सर काइनेटिक एनर्जी का आपने एक्सप्रेशन तो बता दिया, सर एक फॉर्मूला और बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी का। तो बेटा एक फॉर्मूला तो ये होता ही होता है जो मास और वेलोसिटी के टर्म्स में होता है। एक काइनेटिक एनर्जी का और फॉर्मूला भी है जो मोमेंटम के टर्म्स में होता है। जी हाँ, किसके, क्या शब्द सुना, मोमेंटम। मोमेंटम शब्द आपने पहले सुना है, प्रीवियस चैप्टर्स में आपको बताया गया है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, v से, p से। तो स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू v। इसके p के टर्म्स में हमने एक और फॉर्मूला निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। कैसे निकालें आप देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो mv² है इसे हम ऊपर नीचे m और m से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कट के तो यही बचना है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से ऊपर जब m आया तो ये बन गया m² और v² वैसे ही रह गया, m इंटू m² और नीचे एक m जो है वो ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 के साथ। अरे ये m का भी स्क्वायर है, v का भी स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, mv का होल स्क्वायर और नीचे 2m। बोले सर क्यों करा m से मल्टीप्लाई डिवाइड? अभी आपको समझ में आ रहा है, m से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये mv का होल स्क्वायर बना, जिस mv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p। mv की जगह लिख दिया p और स्क्वायर जैसे था वैसा ही। तो लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया आपका, काइनेटिक एनर्जी का p² अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी का p² अपॉन 2m। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आगे यूज हो सकता है। कई बार कुछ बुक्स में काइनेटिक एनर्जी को k से भी डिनोट किया गया है, तो अगर हम इसे k से डिनोट कर दें, एक बार को मान लें, तो प्यारे क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। तो इसके हिसाब से p² इज इक्वल टू 2mk। तो p इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट, तो p का फॉर्मूला
2m/k। समझ पा रहे हैं? फिलहाल ये फॉर्मूला आपने याद नहीं करना है, आप बस यही फॉर्मूला याद रखिए p²/2m। लेकिन इस पे नज़र मार लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम, फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास, सेम मास नहीं, सेम काइनेटिक एनर्जीज हैविंग मासेस m एंड कैपिटल M। दो बॉडीज हैं, दोनों का मास अलग अलग है, एक का स्मॉल m एक का कैपिटल M, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनका मोमेंटम का रेशियो निकालना है, रेशियो। तो आप चाहें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप चाहें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इसी से बता रहा हूँ क्योंकि आपको यही याद करना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए इन्होंने कहा दो बॉडीज हैं, एक और दो, ठीक है, इसका मास है m, इसका मास है कैपिटल M, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी m1 m लिख दें, m2 m लिख दें, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी ke1 और ke2 ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा दे रखा है। हमें निकालना क्या है? रेशियो ऑफ मोमेंटम। इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, तो p1/p2 का रेशियो निकालना है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन ये याद तो था नहीं, तो इससे निकाल लेते हैं। हालांकि अगर ये याद होता तो इससे निकालना बहुत आसान होता। कैसे देखते हैं, फिलहाल वापस आओ। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद था, मोमेंटम दे रखा है तो मोमेंटम वाला ही लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया p²/2m, और यहाँ पर भी p²/2m, यहाँ पे 1 1, यहाँ 2 2, ठीक है। अच्छा, 2 से 2 कट गया, ये लीजिए। अभी ये बताइए m1 का मास कितना है? m, जबकि m2 कितना है सेकंड का मास? कैपिटल M, ठीक है नहीं है? तो ये लीजिए, तो यहाँ पे आ गया p1² p2² इज इक्वल टू m, ऊपर गया m/कैपिटल M, और इधर स्क्वायर है दोनों का, तो इधर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया p1/p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m/m। और बेटा अगर इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? √m/कैपिटल M। जो ये आंसर हो गया, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं √m/√कैपिटल M। तो रेशियो की टर्म्स में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूले से करते तो क्या होता? आंसर वही आता, लेकिन कैसे वो आप अपने आप ट्राई करिए और लिखिए। ठीक है प्यारे, यहाँ पॉज करके नोट कर लीजिए, समझिए, अपने आप करिए, फिर हम चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे। ओके प्यारे, तो अब अगले टॉपिक पे आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से समझिए इसको। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है शायद, बट ख़त्म ही हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपना दिमाग के सारे दरवाजे पूरी तरीके से खोल लीजिए। अगर बंद हो रहे हैं तो खिड़की भी खोल लीजिए। ओके प्यारे, आप ये देखिए, बोल रहे हैं कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। अभी जो आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये टॉपिक बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। अगर वो समझ में आ गया है तो ये चुटकियों का काम रह गया है। समझिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। देखिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, आप अपने आप बता देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। आपको पहले से ही पता है। देखिए, बिना बताए आपको पता है। मान लें कोई एक बॉडी है ए पॉइंट पर, मान लें ये पहले से चल रही थी, मूविंग इनिशियली, भाग रही थी। जब भाग रही थी तो उसमें स्ट्रेट लाइन में कौन सी एनर्जी रही होगी? जी हाँ, काइनेटिक। मान लें ऐसे चल रही थी, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जिसे KEI से डिनोट कर देता हूँ। इनिशियल एनर्जी है इसकी 10 जूल। ठीक है, बताइए अगर मैं पीछे से इसको धक्का मारूं तो क्या होगा? क्या इसकी स्पीड बढ़ जानी है? क्या इसकी स्पीड जो इनिशियल u थी क्या बढ़ जानी है या वही रहनी है? जी हाँ, धक्का मारने से स्पीड बढ़ जाएगी। मान लें यहाँ पहुँच के s डिस्टेंस चल के इसकी स्पीड कितनी हो गई? v हो गई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी KEF से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये हो गई 15 जूल की।
अब ये बताओ इसे ए से बी पहुंचाने में, इसकी वेलोसिटी बढ़ाने में, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में हमें कुछ फोर्स लगा के वर्क करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा? हाँ, करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा इसकी स्पीड बढ़ाने में। फ्री में तो स्पीड बढ़ नहीं जानी है, वर्क करना पड़ा। क्या बता सकते हो कितना वर्क किया होगा? ए से बी ले जाने में काइनेटिक एनर्जी 10 से 15 करने में कितना वर्क किया होगा, बता सकते हो? जी हाँ, बहुत सिंपल, आपने बता दिया। कितना? 5 जूल का। सर 10 से 15 जूल कर दी, 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वर्क भी कितना किया होगा? 5 जूल। इसका मतलब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पहले से पता है। बनाना फिर से जरा, कितना वर्क किया होगा? बोले सर 5 जूल का। बेटा कैसे निकाला ये वर्क 5 जूल का? 10 से 15 करने में बोले सर 5 जूल आएगा। कैसे? आपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस किया और ये इस तरीके से 15 - 10 करके आपने वर्क निकाल लिया। फाइनल में से इनिशियल माइनस करने का मतलब, दो काइनेटिक एनर्जीज माइनस करने का मतलब आपने क्या निकाला? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। जितना चेंज आया आपने कहा सर वर्क भी उतना ही किया होगा। बेटा बस यही वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू, वर्क हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, जो नाम से ही पता चल रही है। वर्क एनर्जी यानी वर्क और एनर्जी इक्वल होते हैं। एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क और चेंज इन एनर्जी, जितनी एनर्जी में चेंज आएगा, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में। जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही वर्क होगा। यही इसकी स्टेटमेंट बन गई कि इट स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए? साथ साथ में एक शब्द और लिखा है कि वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। ये जरूरी है कि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर तभी होगा जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ठीक है प्यारे? ऐसा क्यों, ये भी अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर यहाँ पे हम ये लिखें कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या यहाँ से आप देखिए, यहाँ ये वाला यहाँ लिख रहा हूँ, वर्क की जगह W लिख दूँ और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका मास m है तो बताइए इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अभी फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, 12 mv²। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग की कितनी होगी? हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² होता है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी फाइनल में इसकी v थी तो v लिख दिया, फाइनल में v लिख दिया। इनिशियल में इसकी वेलोसिटी u है तो v नहीं आएगा, u आएगा। तो आप ये देखिए, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें से हाफ कॉमन ले लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। लेकिन ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि सर वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा या 12 mv² माइनस 12 mv² होगा। वी हैव टू डिराइव इट कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? हमने वर्क निकालना है, बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन होगी जैसे आपने पहले करी थी। पहले तो सब चीज़ें लिख देंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिए। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, यहाँ वहाँ लिखा था इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ लिखेंगे मूविंग, इनिशियली मूविंग विद velocity कितनी? with velocity u. Let when a force F is applied, is शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा, when a force F is applied on it, let its velocity becomes क्या? v after moving a distance s। ठीक है, ये सब ऐसे लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करें। देन वर्क डन इज गिवन बाय, चलो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब आप देखो वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा एंगल पर Fs cos थीटा लगता है। लेकिन हम क्योंकि फॉर्मूला Fs से स्टार्ट कर रहे हैं, Fs तभी लगता है जब वो सेम डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तभी यहाँ डेफिनेशन में भी हमने लिख दिया
दिया कि सेम डायरेक्शन में होगा, तभी इस फॉर्मूले से हम ये चीज़ डिराइव कर पाएंगे, कॉस थीटा होगा तो नहीं। फिलहाल देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, लेकिन बेटा a हमारे पास है नहीं, तो a निकालने के लिए वही करेंगे, a निकालने के लिए a टू b सारी चीज़ें लिखेंगे, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, एक्सेलरेशन a जो हमें पता नहीं, और a से b जाने में डिस्टेंस कितना मूव हुआ s। ये चार चीज़ें कौन सी इक्वेशन में आती हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पिछले वाले डेरिवेशन में बस u की जगह 0 लिख दिया था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो u ही लिखेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो इसमें ऐसा करिए, u स्क्वायर इधर ले आइए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो a कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ये जो a आया है, इस a को आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो देखिए m वैसे ही रहने दीजिए, s वैसे ही रहने दीजिए, और a की जगह लिख देना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ऐसा करने से s से s कट गया, यहाँ पे नीचे 1/2 बचा, ऊपर m बचा, और ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए वो फॉर्मूला आ गया जो मैंने सबसे नीचे लिखा है। कहाँ से आपने देखा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया ब्रैकेट खोल के हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अरे प्यारे, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और ये भी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लिखी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिखी है u, तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बीच में माइनस का साइन है। तो बेटा ये देखिए, दो काइनेटिक एनर्जीज को माइनस करें, फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, तो ये क्या चीज़ आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही हमने प्रूफ करना था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हेंस प्रूव्ड। ये डेरिवेशन हो गई है आपकी, समझ पा रहे हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, वापस से फिर से इसको देखिए, दिमाग में बसाइए, और फिर अपने आप डायग्राम बना के पूरी डेरिवेशन करिए। एक बात और बता दूं प्यारे, क्या बात बता रहा था, हाँ, ये जो फॉर्मूला है बेटा W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्लस डेरिवेशन, ठीक है। ये लीजिए, पॉज करिए और पूरा करिए। फिलहाल प्यारे, ये आपका आज का लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। उम्मीद है मज़े आए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे थे, अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम इस लेक्चर में हमेशा के लिए, ता जिंदगी के लिए दर्ज हो जाए, और मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने इसको अटेंड किया है। प्यारे, ये चैप्टर, ये लेक्चर के बाद हम आगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के लेक्चर देंगे, और इसके अगले टॉपिक के देंगे। पीछे के टॉपिक के अगर आपको लेक्चर चाहिए तो नीचे सारे टॉपिक्स के लिंक्स दे रखे हैं, आप वहां जाके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके जंप कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं उसकी असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं हमारी खुद की गुरुकुल क्लासेस की ऐप से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिलहाल बच्चे लोग मेहनत करते जाइए, मेहनत करिए, अच्छा खाइए पीजिए, है ना, और मेहनत करिए, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।